YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आज से हम एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन कवर कराने वाला हूं, जो किसी भी एग्ज़ाम में एक कॉमन सिलेबस के रूप में जिसका पोर्शन होता है सिलेबस में। ठीक है, तो अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन की प्रकृति जो है वो चेंज होती है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के लिए जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए कॉमन होगा। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के क्वेश्चन या रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना अति आवश्यक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट की बात करते हुए बेसिक लेवल के क्वेश्चन से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सारी कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए वीडियो सीरीज़ की, जिसके अंतर्गत मैथ्स और रीजनिंग हम करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है, संख्या पद्धति। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम का शुरुआत करने के लिए किसी भी मैथ्स के सिलेबस को आप उठा के देख लीजिए। पहला जो टॉपिक होता है वो होता है नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने नंबर सिस्टम के प्रश्न पहले कर रखे हैं तभी वो आपसे एग्ज़ाम में बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अपना नॉलेज लगा के पहले से जो आपने नहीं पढ़ा है प्रश्न बन जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए पहले प्रश्न बना रखे हैं, आपसे प्रश्न बनेंगे, और आपने नहीं किए हैं तो नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कवर करते चलने हैं। पूरा कॉन्सेप्ट पे बताते हुए मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा दिया, 20 क्वेश्चन करा दिया और 21वां क्वेश्चन कुछ आ गया जो थोड़ा सा अलग हो गया तो आपसे नहीं बना, ऐसा नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट को कवर कराते हुए मैं आपको 5 भी क्वेश्चन दे दूँ अलग अलग प्रकार के, तो आपसे फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएँ एग्जाम में वो आपसे बनेंगे, इतना तय है। ठीक है, चलिए बने रहिए आखिरी तक। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमको कितने अलग अलग प्रकार के नंबर्स होते हैं, संख्याएं होती है, उसे जानना अति आवश्यक है। जैसे सबसे बेसिक नंबर की मैं बात करूं, वो होते हैं इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी नंबर जो शुरुआत होती है गिनती की वो किसी अन्य नंबर से होती है, लेकिन जिसे हर कोई जानता है वो क्या है, सम और विषम संख्या, ऑड और इवन नंबर। सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ठीक है, तो इन संख्याओं के बारे में हर कोई जानता है, तो मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मैं शुरुआत करूंगा पहले नंबर की, और वो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इंग्लिश में इसको कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, तो ध्यान रखिए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते हुए कहाँ तक। ज़्यादातर डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होकर इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाता है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, 1 से शुरुआत होके जहाँ तक भी हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, या तो मैनुअली खुद से काउंटिंग कर लें, या किसी मशीनरी या कंप्यूटर के थ्रू या कैलकुलेटर के थ्रू काउंटिंग कर लें। तो जितने भी नंबर तक काउंटिंग कर सकने में हम सक्षम हैं, वह सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहाँ तक, जहां तक गिनती संभव है। क्लियर है। और साथ ही साथ आपको यह ध्यान देने वाले योग्य बात यह है कि इनको प्राकृत संख्या क्यों कहा जाती है, नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि प्रकृति में दिखने वाली जितने भी चीज़ें हैं, नेचर में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी काउंटिंग, उसकी गिनती जिस संख्या से की जाती है वह प्राकृत संख्या होंगी। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कोई पेड़ छोटा है, कोई पेड़ बड़ा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप उस पेड़ को काउंट करके क्या बोलेंगे कि ये 2 पेड़ है, 3 पेड़ है, या 4 पेड़ है, या 5 पेड़ है। किसी भी पेड़ को काउंट करके आप ये नहीं कहने वाले हैं कि ये 3.5 पेड़ है या 7.3 पेड़ है, ऐसा आप कभी नहीं कहने वाले। बात समझ में आ रही है। छोटे पेड़ हो या बड़े पेड़ हो, आप काउंट करके क्या कहेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 इतने सारे पेड़ हो सकते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती जिस नंबर से की जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं।
मतलब प्रकृति द्वारा दिया गया नंबर। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक गिनती संभव है नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अगले नंबर की जो बारी आती है उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर। कौन से नंबर होल नंबर होंगे? तो ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर में बस हमको 0 शामिल करवा देना है, वह बन जाएगा होल नंबर की फैमिली। मतलब शुरुआत होगा जहां से प्रकृत संख्या 1 से, वहीं पर पूर्ण संख्या या होल नंबर शुरुआत होगा 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक? जहां तक गिनती संभव है। बस इतना डिफरेंस है। पूर्ण संख्या में 0 होगा, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अगली जो संख्या का परिवार है उसे हम कहेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में कहेंगे उसे इंटीजर्स। इंग्लिश में क्या नाम है? इंटीजर्स। ध्यान दीजिए। अभी तक जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या जो हमने देखा था वो सिर्फ धनात्मक संख्याएं हमने देखा था, या तो 0 के उधर 0 को मिला के 0 या धनात्मक संख्या को बस देखा था। लेकिन जब हम 0 को लेते हुए धनात्मक संख्या की ओर बढ़े, ठीक है, साथ ही साथ 0 के बाईं तरफ मतलब कौन सी संख्या आ जाएगी? ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार ली जाने वाली जो संख्याएं हैं जिसमें 0 भी शामिल होगा, धनात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होंगी, उन्हें पूर्णांक कहा जाता है या इंटीजर्स कहा जाता है। 0 के साथ साथ धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर्स। तो एक प्रश्न यहीं से बन सकता है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या का परिवार है? सबसे बड़ा कौन से संख्या का परिवार है इन तीनों में? नेचुरल नंबर सबसे बड़ा है, होल नंबर सबसे बड़ा है, या इंटीजर सबसे बड़ा है? तो आपका उत्तर क्या होगा कि जो आपका पूर्णांक है, इंटीजर है, उसका जो परिवार है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो एक सर्कल के थ्रू अगर हम शो करें तो एक सर्कल के थ्रू शो करते हुए सबसे बड़ा का परिवार का कौन सा हो गया, जिसको वेन डायग्राम भी कहा जाता है। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। सबसे बाहर जो सर्कल रहेगा वो किसका रहेगा? पूर्णांक का, इंटीजर्स का। उसके अंदर जो रहेगा वो क्या रहेगा? आप ही बता दीजिए। उसके बाद जो सबसे बड़ा है वो होल नंबर है। मतलब यह जो सर्कल है वो किसे शो कर रहा है? वो शो कर रहा है पूर्ण संख्या को, होल नंबर को। और फिर उसके बाद जो सबसे अंदर एक सर्कल बनेगा वो शो करेगा नेचुरल नंबर को, मतलब प्राकृत संख्या को। ठीक है, तो इस प्रकार यह वेन डायग्राम किसको शो कर रहा है? इन तीन संख्याओं के परिवार को शो कर रहा है। उल्टा यह भी कह सकते हैं कि ऑर्डर वाइज अगर पूछा जाए तो इंटीजर्स सबसे बड़ा होगा, उसके बाद होल नंबर बड़ा होगा, उसके बाद नेचुरल नंबर बड़ा होगा। इस प्रकार भी इसको डिनोट कर सकते हैं और परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं अगर परीक्षक आपका कॉन्सेप्ट जानना चाह रहा है। समझते चलिए, बस इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला परिवार वो है अभाज्य संख्याओं का। अगला जो नंबर डाल लीजिए वो होगा क्या? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, कौन से नंबर्स को प्राइम नंबर कहेंगे या अभाज्य संख्याएं कहेंगे? तो अभाज्य नाम से क्लियर है हिंदी में, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। तो ऐसी संख्या जो एक से और खुद से तो विभाजित हो जाए, किंतु इन दोनों के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं बात करूं 9 की, ठीक है, तो 9 जो है खुद 9 से होगा विभाजित,
1 से भी हो जाएगा और साथ ही साथ 3 से भी विभाजित हो जाएगा, मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन मैं वहीं 7 की बात कर लूँ, 7 तो ये जो 7 है केवल 7 से और केवल 1 से विभाजित होगा, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार 7 जो है वह किसका उदाहरण है? अभाज्य संख्या का उदाहरण है, प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। तो डेफिनेशन वाइज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द नंबर विच इज़ डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ और बाय 1 इज़ नोन एज प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है, अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये तो आपको पता था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सा है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सा है, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर है आपका 2, ये ध्यान देने योग्य बात है। या फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, अगला होगा 3, अगला होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से विभाजित है, अगला होगा 11, फिर होगा 13, ठीक है, फिर होगा 17, इस प्रकार फिर होगा 19। इस प्रकार ये जितने भी संख्या को मैंने कहा है या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, अन्य किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। क्लियर है? तो ये ध्यान देने योग्य बात था कि पहला जो प्राइम नंबर है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि वो 2 होगा, क्योंकि 2 या तो खुद से 2 से विभाजित होता है या 1 से विभाजित होता है, अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होता है। ठीक, लेकिन ध्यान देना क्या है कि 1 जो है वो अभाज्य या प्राइम नंबर नहीं है। अगला नंबर का जो परिवार आएगा वो है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिनको इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, जस्ट किसके विपरीत है ये विपरीत है अभाज्य संख्या के। मतलब ऐसा कोई नंबर, ऐसी संख्या जो खुद से और 1 से तो विभाजित होंगी, हर संख्या खुद से और 1 से विभाजित हो जाती है, लेकिन खुद से और 1 से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर विभाजित हो जाए तो वह संख्या भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या का उदाहरण होगा 4, क्योंकि 4 से और 1 से विभाजित होने के साथ साथ 2 से भी विभाजित हो सकता है। ठीक है, अगला उदाहरण के तौर पे देखें तो होगा 6, 7 को छोड़ दें क्योंकि 7 क्या है, अभाज्य। अगला होगा 8, फिर होगा 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। यह सारे जो नंबर है यह भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर के उदाहरण है। क्लियर है? तो ऐसी संख्या जो भाज्य होगी वो अभाज्य नहीं हो सकती, और ऐसी संख्या जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं हो सकती, सीधी बात है। ठीक है, तो इसके लिए सर्कल कैसे डिनोट होगा? अगर बोल दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम भाज्य और अभाज्य संख्या को शो करता है, 4 आपके सामने मैं अगर सर्कल कर दूं, जैसे ऑप्शन ए कर दिया मैंने ये, ठीक है, ऑप्शन बी कर दिया इस प्रकार, ऑप्शन सी कर दिया 2 अलग अलग सर्कल, और ऑप्शन डी कर दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? इनमें से कौन सा वेन डायग्राम प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को शो करता है, अगर आपको उत्तर पूछा जाए तो इसका आंसर आप बता दीजिए। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों के दोनों जो सर्कल हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब कोई भी एक संख्या दूसरे पे निर्भर नहीं करती, मतलब दोनों संख्या एक दूसरे से अलग अलग होंगी। जो भाज्य अभाज्य नहीं, जो अभाज्य वो भाज्य नहीं हो सकती। क्लियर दोस्तों? तो इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इनमें से सारे जो ए बी हैं ऑप्शन है वो एक दूसरे पे किसी ना किसी रूप में निर्भर कर रहे हैं, इस वजह से वो आंसर नहीं होंगे। क्लियर है सारी चीज़ें आपको? चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। इतना कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब एक संख्या या बोल सकते हैं कि एक पेयर ऑफ नंबर के बारे में बताऊंगा, वो है सह अभाज्य संख्या या संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा को
प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, मतलब यहां पर लिखा है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं, जहां सह जुड़ गया, क्या जुड़ गया, जहां सह जुड़ गया मतलब को जुड़ गया, वहां पर आपको एक से अधिक वस्तुएं या संख्याएं देखने को मिलेंगी। जहां भी क्या जुड़ गया, सह शब्द जुड़ गया, को शब्द जुड़ गया इंग्लिश में, वहां पर एक से अधिक वस्तुएं, सामग्रियां या संख्याएं देखने को मिलेगी। तो यहां से पता चल गया कि ये जो सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, वह एक से ज़्यादा संख्या होगी। ठीक है, तो एक से ज़्यादा संख्या में कौन सी संख्या हो सकती है, तो ध्यान रखिए, एक से अधिक संख्याओं का परिवार जो एक दूसरे के लिए क्या हो, अभाज्य हो, जो एक दूसरे के लिए क्या हो, अभाज्य हो। मतलब ऐसे दो संख्या जो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो, इन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं 2 और 3, ठीक है, तो 2 और 3 दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। एक की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो हर किसी को डिवाइड कर देता है, तो एक एग्जाम्पल हम लेंगे ही नहीं। एक और खुद से छोड़ के की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई एक कॉमन नंबर है क्या, सोचिए आप, जो 2 और 3 दोनों को डिवाइड कर दे, बिल्कुल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है किसी भी दो अभाज्य संख्या के लिए। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए इसके अलावा, जैसे मैं बात करूं 7 और 11, पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई भी एक कॉमन नंबर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी नंबर अभाज्य संख्या को डिवाइड नहीं कर सकता। तो एक कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड कैसे करेगा। दूसरी बात, अगर मैं एक और उदाहरण ले लूं, बहुत इंटरेस्टिंग, और वह उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे ले लिया मैंने 4 और 9। चलिए, बहुत ही सही उदाहरण के तौर पे मैंने लिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 और 9 दोनों किस नंबर का उदाहरण है, किस संख्या का उदाहरण है, भाज्य संख्या का उदाहरण है। लेकिन सह अभाज्य संख्या का परिभाषा मैंने क्या दिया कि एक से अधिक संख्याओं का समूह जो किसी एक समान संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक, ये परिभाषा है सहभाज्य संख्या की। तो यहाँ पर देखिए 4 और 9 भाज्य संख्या के उदाहरण होने के बावजूद कोई एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर पाए। बताइए, कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर है, एक और खुद को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, जो 4 और 9 को दोनों को डिवाइड कर सके, नहीं है। तो चूंकि एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, इस कारण 4 और 9 दोनों एक दूसरे के लिए सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है। हालांकि दोनों के दोनों भाज्य संख्या का उदाहरण है, फिर भी दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक से अधिक संख्या दोनों के दोनों क्या हो सकती है, अभाज्य हो सकती है, या दोनों के दोनों भाज्य हो सकती है, या फिर एक भाज्य और दूसरी अभाज्य का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे इसमें 3 जो है वो क्या है, अभाज्य, और 8 जो है भाज्य। तो इन दोनों के केस में भी क्या है कि एक कॉमन नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सहभाज्य। तो कॉम्बिनेशन किसका किसका देख लिया, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो, दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर हो, या कोई एक प्राइम नंबर और एक कॉम्पोजिट नंबर हो। तो किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बस शर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी एक कॉमन नंबर, एक समान नंबर दोनों नंबर को डिवाइड अगर नहीं कर रहे हैं, तो वो दोनों संख्या एक दूसरे के लिए सहअभाज्य संख्याएं होंगी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से फंसाता है स्टूडेंट्स को, यकीन मानिए। क्लियर है। तो इस प्रकार हमने नंबर्स को जान लिया, कहाँ से, प्राकृत संख्या से लेकर सहअभाज्य संख्या तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको 2 और नंबर के बारे में जानकारी दूंगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले नंबर की। 7वां नंबर जो है मैं बात कर रहा हूं परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में कहेंगे इसे क्या, रैशनल नंबर। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे ध्यान से सुन लीजिए। डेफिनेशन देखिए, लिखना नहीं है, बस समझना है कि कौन सी संख्या क्या है, बस इतना ही। जैसे कि अभाज्य और भाज्य संख्या का उदाहरण मैंने दिया कि पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और पहली जो भाज्य संख्या वो 4 है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक क्या है, तो एक ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक या तो प्रकृत संख्या हो सकती है, या तो वो पूर्ण संख्या हो सकती है, या तो वो पूर्णांक हो सकता है। क्लियर है क्या? तो चलिए, रैशनल नंबर ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में, p/q के रूप में निरूपित कर सकें, वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। साथ साथ एक कंडीशन और ध्यान में रखना है कि वो संख्या जो है उसमें q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। q जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब देखिए, p/q किस फॉर्म में दिख रहा है, अंश हर के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख रहा है। q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी अंश और हर का हर अगर मैं 0 कर दूं तो वो बन जाता है अनंत, इनफाइनाइट, है ना। तो भैया अगर आप परिमेय संख्या लिख रहे हैं, अगर उसके हर को 0 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो सारी संख्या अनंत बन जाएंगी। तो ये तो डेफिनेशन के अगेंस्ट है, और अनंत जो है, इनफाइनाइट जो है, वो परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? इस वजह से डेफिनेशन में क्या हुआ कि कोई भी संख्या p/q के फॉर्म में होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, और साथ ही साथ एक कंडीशन जो आपको फॉलो करना है परिभाषा में परिमेय संख्या की, वो ये है कि q 0 नहीं होना चाहिए। बस इतनी ही डेफिनेशन है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं इसकी। कौन सी p/q में बात करें, 2/3, 1/2, 3/4, 3/11, ठीक है, और कुछ भी ले लीजिए, 17/5, ये जो दिख रहा है p/q के फॉर्म में दिख रहा है, सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए, मैं अगर आपसे बोलूं 0 परिमेय होगा या नहीं, तो प्रूफ कैसे करें? तो देखिए, p/q के फॉर्म में दिखना चाहिए, और साथ ही साथ ये बोला गया कि q 0 नहीं होना चाहिए, है ना, वहाँ लिखा है। लेकिन p 0 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये परिभाषा में नहीं दिया है। मतलब इसका ये है कि p को चाहूँ तो मैं 0 कर सकता हूँ, p को चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ। और किसी भी इस परिमेय संख्या में जो p/q के फॉर्म में है, उसका अगर अंश मतलब न्यूमरेटर अगर मैं 0 कर दूँ तो वह संख्या, पूरी संख्या क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। और ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र हूँ, क्योंकि डेफिनेशन में बोला है कि बस q 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है, और p 0 मैंने कर दिया तो वो पूरी जो संख्या है परिमेय संख्या क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और इस प्रकार 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। इसके अलावा, यह तो उदाहरण हो गया, ठीक है, 0। इसके अलावा जितनी भी इंटीजर्स हैं, मतलब -1, -2, -3, -4, 0 तो ऑलरेडी देख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या होंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भैया 2 जो है वो कैसे हुआ परिमेय, p/q के फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, हमको तो p/q चाहिए ना। तो चलिए क्या कर देते हैं, 2/1 कर देते हैं, और 2/1 मतलब क्या होगा, 2 ही तो होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का विभाजन अगर करें तो 2 ही, उतना ही संख्या मिलता है। तो 2/1 2 ही होता है, लेकिन यहाँ तो दिख गया ना p/q, इस वजह से क्या हुआ, ये परिमेय संख्या। किसी भी संख्या में 1 का भाग दे दो आप, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ p/q के फॉर्म में दिख रहा है करके क्या हो गया, परिमेय संख्या। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, 4/1 4 ही कहलाएगा, 5/1 5 ही कहलाएगा, ऋण 3/1 ऋण 3 ही कहलाएगा। बात समझ में आई? तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। तो जब सारे के सारे इंटीजर्स ही परिमेय संख्या थे तो अलग से नाम देने का क्या मतलब था? तो देखिए भाई, सारे के सारे इंटीजर्स तो प्राइम नंबर है, लेकिन इस इंटीजर्स के अलावा भी जो इस प्रकार के नंबर है ना, वो भी तो शामिल हो रहे हैं किसमें, परिमेय संख्या में। मतलब इंटीजर का फैमिली और बढ़ गया, मतलब अभी तक अब सबसे बड़ा कौन सा परिवार हो गया, परिमेय संख्या का परिवार बड़ा हो गया सबसे अधिक। ठीक,
तो इंटीजर्स के साथ साथ कौन से नंबर आ जाएंगे, डेसिमल्स भी आ जाएंगे, डेसिमल्स भी आ जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं। तो परिमेय संख्या बराबर इंटीजर्स मतलब पूर्णांक धन दशमलव संख्याएं, इंटीजर्स प्लस डेसिमल्स, यह सब मिला के होता है परिमेय संख्या। तो अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया, परिवार किसका हो गया, रैशनल नंबर का। उसके बाद इंटीजर्स का, ठीक है, उसके बाद होल नंबर का, उसके बाद नेचुरल नंबर का, ठीक है। किसको शामिल नहीं किया, प्राइम और कॉम्पोजिट को शामिल नहीं किया, क्योंकि प्राइम और कॉम्पोजिट में मिलके क्या बनाते हैं, प्राइम और कॉम्पोजिट मिलके बनाएंगे नेचुरल नंबर, लेकिन उसमें से क्या अलग करना पड़ेगा, एक को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में एक शामिल नहीं है। बात समझ में आई। तो छोटी ही फैमिली है ना, कौन सी, परिमेय, माफ़ कीजिए, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, तो उसको मैंने नहीं लिखा है, मुख्य रूप से ये आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से अगर बन रहा है तो प्रश्न बनाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं जाने वाली है। आपका 5 मिनट का समय और लूँगा और मैं ये बताने के लिए करूँगा कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 से 3 मिनट का समय और लेना चाहूँगा मैं आपका, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। चलिए, अपरिमेय संख्या या संख्याएं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। तो सीधा सीधा रैशनल नंबर के ऑपोजिट होगा ये, ठीक है, ऑपोजिट नंबर होगा, मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाएंगे, वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। जिसे p/q में कर लिया वो परिमेय, जिसे नहीं कर पाए वो अपरिमेय। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसे p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, √2, √3, पाई की वैल्यू, ये सारे जो है ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं, क्योंकि इनको p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। कारण सहित बताऊंगा, सुनिए। देखिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई 0.23 को 0.23 को आप p/q में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे कर देंगे, 23/100 कर देंगे बड़ी आसानी से। 0.23 को 23/100 लिख के p/q में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रकार ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि p/q में आपने कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि दशमलव के बाद का स्थान आपको पता था कि 2 स्थान है, इस वजह से 2 0 लगा दिया। क्लियर है। लेकिन वही बात करूं, √3 या √2 की वैल्यू, ठीक है, √3 या √2 की वैल्यू, तो उसका कोई अंत नहीं है। या फिर मैं सबसे अच्छा उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं, पाई का। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। कभी खत्म ही नहीं हो पाया, कोई ढूंढ नहीं पाया आज तक कि इसका अंत क्या होगा। तो 3.14 कंटिन्यू चलता गया, कभी खत्म नहीं हो सकता। हो सके तो आप ट्राई कर लेना और खोजने की कोशिश कर लेना, तो आप महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पाई की वैल्यू जो है कभी भी लिमिट नहीं हो पाई है अभी तक, ठीक। तो देखिए, जब आपको दशमलव के बाद की संख्या कहाँ तक है नहीं पता, तब आप इसको इस प्रकार लिख के नीचे कितने जीरो लगाने हैं, क्या पता चल पाएगा क्या? जब दशमलव के बाद ही संख्या नहीं पता तो नीचे कितने जीरो लगाने हैं कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद 2 स्थान थे तो 2 जीरो लगा दिया, यहाँ पर तो खत्म ही नहीं हो रहा है, कितना जीरो लगाओगे, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो अपने हिसाब से हम यहाँ पर जीरो नहीं लगा सकते, इस वजह से ये p/q में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ये जो पाई है क्या है, अपरिमेय है, इर्रेशनल है। बात समझ में आई? अब आप बोलोगे कि सर 22/7 जो है वो तो परिमेय होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है। तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
22/7 जो है वो परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में दिख रहा है। फिर पाई कैसे अपरिमेय हो गया? तो रीज़न ये है कि 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है। 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्यों? 22/7 को सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम 22/7 ले लेते हैं। पाई की वैल्यू को कैलकुलेशन इजीनेस के लिए, सहूलियत के लिए पाई की वैल्यू को स्कूल में अज्यूम करा दिया जाता है 22/7, क्योंकि उसका भी रीज़न है। 22/7 की भी शुरुआत जो होती है वो 3.14 से शुरुआत होती है, लेकिन ये एक समय के बाद जाके रुक जाता है, वहीं पाई की वैल्यू जाके नहीं रुक पाती। इस कारण चूंकि ये नहीं रुक पाती तो नीचे कितने जीरो लगाने नहीं पता होते, इस कारण पाई अपरिमेय है। चूंकि 22/7 आगे जाके रुक जाता है तो नीचे कितने जीरो लगाने ये हमको पता हो जाता है और ये p/q में आसानी से परिवर्तित हो जाता है। इस कारण 22/7 परिमेय है और पाई अपरिमेय। बात समझ में आई? तो यह था कॉन्सेप्ट। इस तरीके से अगर कॉन्सेप्ट लेके चलें आप तो आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब आप देख लीजिएगा, इससे कुछ भी प्रश्न पूछें आपसे नहीं छूटेगा, बस आपको वीडियो देखते चलना है पूरा। इस प्रकार अगले वीडियो से हम प्रश्न बनाना चालू करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को लेते हुए। ठीक है दोस्तों, तो सीधी बात आखिरी में जाते जाते ये कहूँगा कि जिस भी नंबर को p/q में आप कर पाओगे कन्वर्ट, परिमेय संख्या, जिसको नहीं कर पाओगे अपरिमेय संख्या। तो इस क्लास को एक बार फिर से देखिएगा और रिवाइज कीजिएगा। अगले क्लास से हम प्रश्न बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।